हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए आज का नया मस्त वाला लेक्चर लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है जैव विविधता, जीवों में जैव विविधता जो चल रहा है, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, और उसका आज हम पढ़ने वाले हैं L5 यानी कि लेक्चर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जगत प्लांटी और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जगत एनिमेलिया, जिसके बारे में आप बहुत हद तक वाकिफ भी हैं, बहुत चीज़ें आपको इनके बारे में पता है, लेकिन फिर भी आपकी उम्मीदों से परे इसमें बहुत कुछ ऐसा है, जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं जानते हैं। आज सिर्फ हम इनके सामान्य लक्षण देखेंगे, क्योंकि अभी हम 5 जगत अवधारणा के अंतर्गत 5 किंगडम यानी कि 5 जगत पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं मोनेरा, दूसरा हम पढ़ चुके हैं प्रोटिस्टा, फिर हमने पढ़ा कवक, और अब जो बचे हुए 2 हैं उनकी बारी है, और वो है प्लांटी और एनिमेलिया। नाम आपको बता रहा होगा कि इसमें सारे प्लांट हैं, ठीक है, प्लांट है, लेकिन ये सिर्फ वही प्लांट नहीं है जो आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे आलू, बैंगन है ना के पौधे, आम के पौधे, वही नहीं है। आपकी सोच से भी परे ऐसे कुछ प्लांट हमारी दुनिया में प्रेजेंट है जो आप सोच भी नहीं सकते, किसी भी एंगल से आपको लगेंगे नहीं कि ये पौधे हैं, लेकिन वो पौधे हैं क्योंकि उनमें प्लांट के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इनके सामान्य कैरेक्टर से, किंगडम प्लांटी के बारे में। और आप प्लांटी ही लिखेंगे, प्लांट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये नाम ही प्लांटी है। पादप जगत में सभी जीव यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय स्वपोषी होते हैं। क्या है इसका मतलब, ये हम पहले टर्म सारी पढ़ चुके हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं कि पादप जगत में सभी जीव यूकैरियोटिक है, मतलब इनका जो गुणसूत्र है वो क्या है, केंद्रक कला में बंधा हुआ है, इनके चारों तरफ केंद्रक कला है गुणसूत्र में। बहुकोशिकीय है मतलब मल्टी सेलुलर है। ये 2 बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अब जो जीव आएंगे, जो भी किंगडम आएंगे, उसमें हमें यूकैरियोटिक मिलेंगे, और मैक्सिमम सारे कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, यानी मल्टी सेलुलर होंगे। स्वपोषी है, और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्लांट की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि वो स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से, यानी प्रकाश संश्लेषण की मदद से। कुछ पादप कीटभक्षी तथा परजीवी भी होते हैं, यानी कि बहुत से पादप ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कीटों को भी खाते हैं। अभी तक तो हम कह रहे हैं कि भाई प्लांट तो है वो सनलाइट से खाना बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी है जिसमें आपको जान के हैरानी होगी कि वो कीड़े खाते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा घट पादप का, यानी पिचर प्लांट, ठीक है, जिनका आकार जो है वो कैसा होता है, घड़े जैसा होता है, कुछ इस शेप का, ऐसे, और एक ऐसा ढक्कन लगा होता है। जैसे ही कीड़ा इसके अंदर आता है घूमता घामता, इसमें बहुत सारे ऐसे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही इनको कोई भनभन करता नजर आता है, ये अपने ढक्कन को बंद कर लेते हैं, और फिर उस एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, डाइजेशन एंजाइम, पाचन के एंजाइम जो होते हैं उनको सिक्रीट करते हैं, केमिकल डालते हैं इन पे, ताकि ये जो कीड़ा है वो पूरा क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, पाचन हो जाए। फिर उसका अवशोषण कर लेते हैं, जो भी इनके काम की चीज़ है। फिर ये ढक्कन खुलता है, और वो कीड़े के जो भी कचरा बचा होता है उसको एक एयर की शॉक के साथ, मतलब हवा के साथ बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये घट पादप यानी पिचर प्लांट, आपने लोअर क्लास में जरूर इनके बारे में पढ़ा होगा। तथा परजीवी भी होते हैं। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरों पर जिंदा रहते हैं, ये बात हम कर चुके हैं, यानी कि जो दूसरों पर डिपेंड है। तो सारे प्लांट प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, हम उन प्लांट की बात करते हैं जनरली जो हम हमारे आसपास देखते हैं। लेकिन जैसे पिचर प्लांट है, एक होती है अमरबेल, ठीक है, ये क्या करती है, ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाती, ये आसपास के प्लांट पे अपनी शाखाएं फैला देती है ऐसे, और फिर जो वो दूसरे प्लांट प्रकाश संश्लेषण से खाना बना रहे हैं उनसे चूस चूस के खाना ले लेती है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, इसका काम है। कीटभक्षी जैसे मैंने आपको बताया, इनको इंसेक्टिवोरस कहते हैं। पादप ब्लैडवर्ट
एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लैडवर्ड, निपेंथिस भी एक एग्जाम्पल है इसका, वीनस फ्लाईवर्ट ये भी एक एग्जाम्पल है, आप चाहे तो याद रखें। परजीवी कस्कूटा, जो कि मैंने कहा अमरबेल, परजीवी में मैंने अमरबेल का नाम लिया था जिसको कस्कूटा भी कहते हैं। अगर आपने क्लास 6 में एनसीईआरटी पढ़ी है तो ज़रूर वहाँ पे कस्कूटा के बारे में लिखा हुआ है और आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, क्या करता है, वही जो मैंने आपको बताया, दूसरे प्लांट पे ऐसे फैल जाता है और उससे अवशोषण कर लेता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति से सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति है, हम पहले सेल पढ़ के आए हैं लास्ट चैप्टर में, और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि प्लांट जो होते हैं वो एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट है, कि प्लांट में यानी पादपों में बाहर की तरफ एक स्पेशल भित्ति पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो भाई ये पादप ही है, क्योंकि प्लांटी में मैक्सिममली हम प्लांट को ही गिन रहे हैं, तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था कवक, उनमें हमने कहा था कि उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, आपको अगर लास्ट लेक्चर ध्यान हो तो। ठीक है, बनी होती है, इसके कारण इनमें लचीलापन कम होता है, मतलब ये हार्ड होते हैं थोड़े से, इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते जितने की एनिमल की सेल होती है या कोशिका होती है। और ये चीज़ हमने जब परासरण विसरण पढ़ा था तब एक क्वेश्चन भी आया था, जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, क्यों पादपों की कोशिकाएं जो है वो जंतुओं की कोशिका से ज़्यादा सब कुछ सहन कर सकती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, जिससे उनकी कोशिका भित्ति पे कड़ापन रहता है, हार्डनेस रहती है और लचीला कम रहता है। इसीलिए वो बाहरी आघातों से, हवा, पानी, बहुत जोर से बारिश गिर रही है तो वो क्या करती हैं, उसको सहन कर पाती। आप अपनी स्किन को देखो कितनी सॉफ्ट है ना, जरा सी सुई चुभोगे तो ऐसे निकल जाएगा आपके मुंह से। ठीक है, इनकी जो होती है वो लचीलापन कम होता है और हार्डनेस ज़्यादा होती है, तो ये काफ़ी चीज़ों को हमारे कंपैरिजन में अच्छे से सहन कर पाती है। तो ये है प्लांट किंगडम। यह एक जगह स्थिर रहते हैं। आपने कभी किसी पौधे को, प्लांट को चलते फिरते तो ना देखा है ना, मैंने भी नहीं देखा। इसका मतलब ये क्या रहते हैं, एक जगह पर खड़े रहते हैं। ठीक है, तथा इनकी कोशिका में लवक, प्लास्टिड पाए जाते हैं। क्या होते हैं लवक, ये भी जब हमने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था तब पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ फिर से एक बार कि क्या होते हैं लवक। जब हमने बात की थी पादपों की, तो इनकी कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, ये क्लोरोफिल एक विशेष प्रकार के अंगक में पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक लवक है। प्लास्ट का मतलब क्या है, लवक, इसीलिए यहाँ पे लिखा है लवक ब्रैकेट में प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्ट का मतलब लवक। और लवक 2-3 प्रकार के होते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। क्लोरोप्लास्ट एक तो जिसको हम पर्ण हरित लवक कहते हैं, दूसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट जिनमें कोई कलर नहीं होता, और तीसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट जो एक्सेसिव कलरफुल होते हैं। क्योंकि कई पत्तियां आप देखते हैं आपके आसपास जो अलग अलग कलर में, पर्पल कलर की भी कई बार आपने पत्ती देखी होगी, ऐसी पत्तियां देखी होगी जो वाइट होती है, तो उसमें फिर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उसमें क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक। ठीक है, और जो कलरफुल होते हैं वो अलग अलग कलर के, उनमें साइनोनिन, एंथोसाइनोनिन, जेंथोसाइनोफिल, ऐसे बहुत सारे टाइप के वर्णक होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक प्रकार के कोशिका अंग में रहता है जिसमें ग्रेना जैसी संरचनाएं होती है, ऐसे सिक्कों जैसी संरचनाएं होती है, एक के ऊपर एक सिक्का रखते हैं ना, ऐसी संरचनाएं होती है, इसको हम ग्रेना कहते हैं। तो भाई प्लांट में एक लवक पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और दूसरे भी होते हैं, जैसे कि मैंने कहा अलग अलग वेरिएशन में है, तो ल्यूको भी मिलता है यानी वर्णी लवक भी मिलता है और अवर्णी, लेकिन मैक्सिमम जो आपको देखने को मिलेगा वो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट जो है वो कैसे हैं, हरे कलर के। यह अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का से प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब रिप्रोडक्शन, जनन,
जनन बोलो प्रजनन बोलो एक ही बात है। क्या है ये कहानी कि भाई पौधे जो है वो क्या करेंगे, अपनी संख्या में वृद्धि तो सबको करनी है। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जीवों का सबसे एक मेन कैरेक्टर क्या है कि वो जनन करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो पौधे भी करेंगे क्योंकि वो भी सजीव है, लेकिन ये जनन बहुत प्रकार से करते हैं। एक है अलैंगिक जनन, और एक होता है लैंगिक जनन। अगर आपके पास एक पौधा है, ये प्लांट है, इसी प्लांट से बिना कुछ फर्क हुए, मतलब इसका कोई पार्ट आपने ले लिया, जैसे इसका तना काट के बो दिया, इसकी पत्ती काट के बो दी, है ना, इसमें से कोई फ्रूट तो नहीं, फ्रूट की बात हम लैंगिक जनन में करेंगे क्योंकि, तो मान लो इसी प्लांट से अगर आप कोई नया पौधा बना लो, नया पादप, बिना कुछ किए, इसका कोई हिस्सा काट के आप बना लो, जैसे आलू में हम करते हैं। आलू में वो जो है ना, आलू के अंदर आंख निकल आती है ना, ऐसी वाइट वाइट, फिर अगर आप उस आंख को निकाल कर जमीन में बो दोगे तो आलू का पौधा बन जाएगा। अदरक है, अदरक को जमीन में बो दोगे तो उससे पत्तियां निकल आएंगी, है ना। तो जब एक ही जनक, जनक मतलब पेरेंट्स, और जनक किसको कहते हैं, जो अपने ही जैसी संतति उत्पन्न कर सके, मतलब अपने ही जैसा बच्चा पैदा कर सके, उसको हम जनक कह देते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये जनक है। जब एक ही जनक से नया पादप बनता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, अलैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि दो तरह के जनक हो, जिसमें जनरली एक नर होता है और एक मादा होती है, जैसे हम इंसानों में होता है, हम में एक मेल होता है ना, एक मेल और एक फीमेल होती है, एक नर होता है एक मादा होती है, दोनों का जब संबंध बनता है, फिजिकल रिलेशनशिप होती है, तब जाके बच्चा पैदा होता है। तो प्लांट में भी ऐसा होता है, लेकिन प्लांट में ऐसे कोई बड़े बड़े अलग अलग आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि ये नर वाला पादप है या मादा वाला पादप है। कुछ कुछ में होता है, जैसे पपीते में आपने सुना होगा कि पपीता में एक नर पेड़ भी होता है और एक मादा पेड़ भी होता है। मादा पेड़ पर ही हमेशा पपीता उगता है, नर वाले पे कभी नहीं उगता। तो कई लोग परेशान होते हैं कि हमारा इतने साल से पपीता बढ़े जा रहा है, लेकिन उस पर तो फल ही नहीं आते, क्योंकि वो नर है, उस पर फल कभी नहीं लग सकते। और कभी कभी ये बहुत छोटे भी होते हैं, जिसको हम आंख से देख भी नहीं पाते, मतलब पौधे के फूल के अंदर, पौधा होता है ना, उसके फूल के अंदर ही बनते हैं। फूल आप देख रहे हो कितना छोटा है, उसके अंदर ही नर बनेगा, उसके अंदर ही मादा। तो नर व मादा यानी कि दो जनक है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों के मिलने से जब नया बनता है, नया पादप बनता है, तो हम इसे कहते हैं लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 10th में जब आप पढ़ोगे साइंस, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, इसीलिए मैंने बता दिया कि थोड़ा सा आपका बेस जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ में आई बात ये वाली चीज़। अगर आपको इस लाइन को समझने में और पढ़ने में दिक्कत हो तो आप ये लाइन छोड़ भी सकते हैं, है ना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा 10th में पढ़ना है हमें इसे वापस, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। क्या कि पौधे से, उसी पौधे से कोई दूसरा पौधा बन जाए तो अलैंगिक, शॉर्ट में ऐसे समझ लो अलैंगिक। लेकिन कोई दो पौधे मिलकर या दो अलग अलग प्रकार की चीजें मिलकर नया पौधा बनाए तो फिर हम उसे क्या कह देंगे, लैंगिक जनन। और ये जनरली किस जगह पे होता है, पुष्प में, यानी कि जो फ्लावर होता है ना, उसके अंदर होता है लैंगिक जनन। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बात की थी कि हम फल की या फूल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फल और फूल दोनों लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो कहानियाँ पढ़ेंगे आप, थोड़े बड़े हो जाएंगे, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। तो ये है प्लांट। अब यहाँ पे आपको जो फोटोग्राफ दिख रहे हैं, इनको तो आप पेड़ कहते हो, तो ये तो पादप है आपके लिए, लेकिन ये भी एक पादप है, प्लांट है, ये भी एक प्लांट है। ये तो किसी भी नजरिए से आपको नहीं लग रहा होगा कि ये प्लांट है, लेकिन ये प्लांट है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इन्हें कहते हैं शैवाल। प्लांट के ही हिस्से हैं ये सारे, प्लांट अकेला नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी और कैटेगरी है जो हमें आगे पढ़नी है।
ठीक है। आगे हमें इसकी बहुत सारी कैटेगरी पढ़नी है, उसी में एक शैवाल आएगा। अब ये भी एक प्लांट है, ग्रीन कलर तो दिख ही रहा है आपको, इसमें भी क्लोरोफिल होता है। और तो और पानी में जब आप किसी तालाब या नदी के किनारे जाते हैं या आसपास ही कोई गड्ढा वड्ढा भर गया है, वहाँ पे आपने देखा होगा ऐसी हरी हरी नील जम जाती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं नील जम गई, है ना। टंकियों पे बारिश के दिनों के बाद ऐसा हरा हरा सा बहुत बारीक बारीक सी ऐसी जम जाती है, ऐसी छोटी छोटी ग्रीन कलर की जम जाती है। वो क्या है? वो सब भी पौधे हैं, लेकिन किसके अंतर्गत आते हैं? उनको मॉस कहते हैं। वैसे कुछ शैवाल भी हैं उसमें से, ठीक है। तो ये सब भी किसके अंतर्गत आते हैं? प्लांट के अंदर। और बहुत सारे और भी जो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमें प्लांट का आगे फिर से वर्गीकरण पढ़ना है, तो वहां पे पढ़ेंगे। अभी क्योंकि हम 5 जगत ही पढ़ रहे हैं, तो इतना अभी के लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम की, जिसको हम बोलते हैं जंतु जगत, यानी कि किंगडम एनिमेलिया। इसको एनिमेलिया ही बोलेंगे आप। और इसके अंतर्गत कौन आएंगे? देखो नाम बता रहा है, जितने भी जंतु है। साथ में आपके सामने ये जो 2 पैरों वाला जानवर खड़ा हुआ है ना, जिसके आप भी हैं 2 पैरों वाले, तो भाई ये जो है वो भी जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। और बहुत सारे और भी एनिमल, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, कीड़े, सभी किसके अंतर्गत आते हैं? एनिमेलिया। और यहाँ पे भी आपके लिए सरप्राइजेज है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ऐसे एनिमल्स दिखेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ये भी एनिमल है। दिखेंगे वो पौधे जैसे, लेकिन वो है एनिमल, ऐसा भी आपको कंफ्यूजन होगा। और इसी चैप्टर को जब आप 11th में पढ़ोगे, अगर बायो लोगे, तो आपको सरप्राइजेज ही सरप्राइजेज मिलेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। नॉर्मल कैरेक्टर हमें थोड़ा सा क्लास 9th के हिसाब से पढ़ना है। इस जगत के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार से हैं। पहला, इस जगत के जीव यूकैरियोटिक होते हैं। ये बात तो पक्की है, ये पहले ही हम कह चुके हैं कि अब जो भी आएगा यूकैरियोटिक रहेगा, बहुकोशिकीय रहेगा। लेकिन ये कैसे हैं? विषमपोषी हैं। प्लांट कैसे थे? स्वपोषी थे, अपना खाना खुद बना रहे थे। हालांकि उसमें भी हमने 1-2 एग्जाम्पल ऐसे देखे जो विषमपोषी थे। लेकिन एनिमल तो सारे के सारे कैसे हैं? विषमपोषी है, मतलब दूसरों से ही अपना खाना लेंगे, चाहे वो प्लांट से ले, चाहे किसी दूसरे जीव को खा के ले। यानी कुत्ता बिल्ली को खाता है ना, हम सब्जियां खाते हैं, तो ये दूसरों से लेते हैं। और क्या होते हैं? जंतु सम होते हैं। जंतु सम का मतलब समझते हैं आप? जंतु सम होता है कि किसी दूसरे जीव को खा जाना, जो कि मैंने अभी कहा कि उसको निगल लेना, खा जाना। और खाने को पूरा के पूरा खा जाना, जैसे हम खाते हैं खाना, चबाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम डायरेक्ट क्या नहीं करते, उसको बाहर पाचन नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था कवक क्या करती है? पहले बाहर खाने को डाइजेस्ट कर लेती है, फिर अवशोषित करती है। हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, हम पहले खाना खाते हैं, फिर पेट में हमारे जो एंजाइम है वो उस खाने को क्या करते हैं? पाचित करते हैं। तो इसलिए हम क्या है? होलोजोइक हैं। इनकी कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। इनकी कोशिका में क्या नहीं मिलेगी आपको? कोशिका भित्ति नहीं होती। और ये बात हम कोशिका वाले चैप्टर में भी पढ़े हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पादपों में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये एक मेन डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट है, इनमें प्रायः गति व प्रचलन यानी कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता है। ये क्या कहानी है? इसे भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जितने भी एनिमल हैं वो क्या करते हैं? गति भी करते हैं और प्रचलन भी करते हैं। अब ये क्या बात हुई? गति और प्रचलन, हिंदी वाले आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है मूवमेंट और दूसरा वर्ड लिखा है लोकोमोशन। गति को लिखा है मूवमेंट, ठीक है। क्या कि एक ही जगह पर खड़े रहकर हम क्या कर सकते हैं? अपने हाथ पैर वगैरह सब हिला सकते हैं। ऐसा तो प्लांट भी कर सकते हैं, अपनी पत्तियां हिला लेते हैं, अपनी शाखाएं हिला लेते हैं। तो गति तो प्लांट में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी गति है ना। गति आप आज तक गति मतलब वो समझते होंगे दौड़ना, लेकिन यहाँ दौड़ना नहीं है, हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। यानी कि उसी जगह पे खड़े रहकर चीज़ों को हिलाना, जैसे कि हम हिलाते हैं और पौधे भी हिलाते हैं। तो गति तो दोनों में ही पाई जाती है। मूवमेंट तो प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, लेकिन हम में क्या स्पेशल चीज़ है? प्रचलन। जो हमने जब प्लांट पढ़े थे, अभी जब हमने प्लांट के
कैरेक्टर पढ़े थे ऊपर, आपको ध्यान हो तो, उनमें क्या नहीं पाया जाता, उनमें प्रचलन नहीं पाया जाता, मतलब ये चल फिर नहीं सकते। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, चल के इधर जा रही हूँ, क्या ऐसा आपने कभी प्लांट में देखा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो? आज शाम को आपने आपके घर के बाहर एक पौधा बोया है और सुबह जब आप उठे तो वो दूसरे के घर के सामने मिला, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें क्या नहीं पाया जाता, लोकोमोशन नहीं पाया जाता। लेकिन एनिमेलिया यानी कि जंतुओं में क्या पाया जाता है, लोकोमोशन पाया जाता है। ठीक है, इनमें लवक नहीं पाए जाते। हमने अभी प्लांट में बात की कि हमें उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वर्णकी लवक होते हैं, अवर्णकी लवक होते हैं। हमें कोई लवक नहीं। आपने कोई ऐसा इंसान देखा जो हरे कलर का दिखता हो, ऐसा इंसान देखा जो लाल कलर का दिखता हो, है ना? कलर होता है हमारा गोरा काला, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो किसी लवक की वजह से नहीं है। हमें प्लास्टिड जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हमारी कोशिका में प्लास्टिड नहीं है। अतः यह पोषण के लिए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, परोक्ष, परोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट, रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। क्या है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? कि या तो हम सीधा क्या करें, पौधे लाएं और उनको खा लेते हैं पका पकू के, या फिर हम उन पौधों से कुछ बना के खा लेते हैं, है ना? या तो कच्चे पौधे खा ले, यानी डायरेक्टली हम पौधे खा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, या परोक्ष रूप से यानी पौधों से बनने वाली चीजें खा रहे हैं, जैसे दालें खा रहे हैं आप, है ना? और जो एनिमल पौधों को खा रहे हैं उनको खा रहे हैं आप। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट वे से, क्योंकि जिन एनिमल को आप खा रहे हैं वो भी तो डायरेक्टली फॉर्म में पौधों पर ही डिपेंडेंट है, उनका जीवन भी तो प्लांट से ही चल रहा है, वो भी तो घास फूस ही खा रहे हैं। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हम टोटली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट है। दालें, सब्जियां, ये सब कुछ, फल, ये कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। आटा, आटा कहाँ से आता है, गेहूं से। गेहूं क्या है, प्लांट है। तो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट से। इनमें जंतु संपोषण पाया जाता है, जो बात हमने आगे भी कही, अर्थात ठोस पदार्थों को निगलकर आंतरिक गुहा में पचाते हैं। यह भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहित करते हैं। बात समझ में आई आपको? हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं और फिर हमारा पेट है जैसे, फिर हम में इंटेस्टाइन भी होती है। कभी डाइजेस्टिव सिस्टम देखा हो इंसानों का, कुछ ऐसा बनाते हैं, है ना? खाना खाते हैं हम और फिर वो पेट में आता है, इंटेस्टाइन में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उन पे काम करते हैं, उनको पचाते हैं। क्यों पचाते हैं? उनको अवशोषित करने लायक बनाते हैं, क्योंकि हम जो पौधे से खा रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे काम का नहीं, हमें हमारे लेवल तक लेकर आना पड़ता है उसको। ठीक है, तो हम होलोजोइक हैं, मतलब हम निगल कर खाना खाते हैं, भले चबा लेते हैं लेकिन इनडायरेक्ट वे में निगल रहे हैं, क्योंकि इतना छोटा भी नहीं कर रहे, खा तो ठोस पदार्थ ही रहे। तो हम क्या है, जंतु सम है, और हम भोजन को किस फॉर्म में रखते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में या ठोस वसा या वसा के रूप में संग्रहित करते हैं। ये क्या मतलब हुआ कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो भी ऊर्जा हमें मिलती है वो रोज की रोज सारी ऊर्जा काम में नहीं आती। आज जितना काम किया ऊर्जा काम में आ गई, लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा खाया है या जितना हमारा काम है उससे ज़्यादा ऊर्जा ले ली है, तो फिर कोशिकाएं क्या करती है, उस ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, संग्रहित करके रखती है। और ये संग्रहण किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, शर्करा है, जो हमारी कोशिकाओं के अंदर मिलता है। या फिर वसा, वसा समझते ही आप, फैट, जो बटर, घी इनमें आती है। पारिस्थितिकी के दृष्टि से इस जगत में जीव उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं। कंज्यूमर किसको कहते हैं, जो चीज़ों को खरीदता है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसे उपभोक्ता या कंज्यूमर कहते हैं। अब हम खरीद नहीं रहे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम दूसरों से ले ही रहे हैं, या तो पौधे से ले लेंगे चीज़ें, या फिर किसी दूसरे जानवर से, दूध है, दही है, ये तो जानवर से ले रहे हैं, ठीक है, दूसरे जानवरों से। तो हम क्या है, उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं।
आप हो, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बैल हो, सब जंतु हैं और सभी क्या करते हैं, दूसरों से अपना खाना लेते हैं, कंज्यूमर से। इनमें वृद्धि एक निश्चित पैटर्न से होती है, मतलब वृद्धि जो है वो एक निश्चित रूप में होती है। ऐसा नहीं है कि कुत्ता पहले जो है वो पहले उसके 4 हाथ थे और फिर जब वो बड़ा होगा तो 2 ही हाथ रह जाएंगे, या पहले शेप अलग था अब अलग हो गया। आप इंसानों जैसे हमेशा से दिखते हैं, इंसान जैसे ही दिखते रहेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप छोटे थे तो डॉग जैसे दिखते थे, बड़े थे तो बिल्ली जैसे दिखते थे और अब और बड़े हो गए तो बंदरों जैसे दिखते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम में जो वृद्धि है वो निश्चित होती है कि आप 6 साल के होंगे तब आपकी हाइट समथिंग इतनी होगी, 10 साल के होंगे तो इतनी होगी, ऐसे आपकी वृद्धि जो है वो कैसी है, निश्चित है। और एक एज के बाद आपकी वृद्धि रुक जाएगी, फिर हाइट भी नहीं बढ़ेगी, है ना। चौड़ाई जरूर बढ़ सकती है, मोटापा, लेकिन हाइट नहीं बनेगी, लंबाई, हड्डियों की लंबाई नहीं बढ़ेगी, जितनी बोन्स बन चुकी है वो बन चुकी है, ठीक है, वो नहीं बढ़ेगी अब। तो ऐसा दूसरे जीवों में भी होता है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, सब में ऐसा होता है। एक निश्चित समय तक क्या होती है, वृद्धि होती है, वह उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। प्लांट में ऐसा नहीं होता। देखा पेड़ को कभी, बरगद के और पीपल के पेड़ 200-400 साल पुराने हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, उनकी कोई निश्चित वृद्धि नहीं है, उनकी वृद्धि कभी नहीं रुकती, वो जब तक जिएंगे तब तक वृद्धि करते रहेंगे, ठीक है। उच्च कोटि के जंतुओं में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि, नर्व इंड्यूसिंग मैकेनिज्म विकसित होती है। ये हमने जो सेल वाला चैप्टर था, ऊतक वाला जो चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था कि हम में तंत्रिका कोशिकाएं होती है, नर्व सिस्टम होता है, जो किस काम आती है, संवेदनाओं के काम आती है। क्या होती है संवेदना, सेंसेस, कि आपको किसी ने पिन चुभोई तो आपको दर्द हुआ, है ना, आपको किसी ने डांट दिया तो आप रोने लग गए, आपने किसी चीज को टच किया वो गर्म है तो आपका हाथ हट गया, आपको फील होता है, आपको ठंड लगती है, आपको गर्मी लगती है, आपको सर्दी लगती है। ये सब किसकी वजह से होता है, तंत्रिका और संवेदनाओं की वजह से। इसीलिए जितने भी एनिमल्स हैं, इसलिए तो बोलते हैं वो भी तो जानवर है, उसको भी तो दर्द होता है ना, हमें दर्द होता है तो उसे भी होता है, क्योंकि वो भी एनिमल है, उसमें भी संवेदनाएं हैं, उसमें भी तंत्रिका है। इसीलिए किसी भी जीव को हर्ट नहीं करना चाहिए, दर्द नहीं देना चाहिए, है ना, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। पादपों में ऐसा होता है क्या, नहीं। आप पादपों में जाके खील ठोको, वो ऐसे चिल्लाएगा थोड़ी, है क्यों खील ठोक रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा कहता है क्या, नहीं कहता। तो एनिमल्स जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उनके पास ये सारी चीज़ें। इससे पहले कवकों में भी हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी, उससे पहले हमने प्रोटिस्टा में, बैक्टीरिया में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में नहीं पढ़ा। तो एनिमल्स में ये बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं जो एनिमल को स्पेशल बनाती है, और अगर आप स्पेशल है तो आपको उसकी क्या करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए, ठीक है। आपको भगवान ने जो है सबसे स्पेशल बनाया है, एनिमल की कैटेगरी में डाला है, और उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ जो हम कहते हैं कि इंसान है, तो आपको उसकी लाज रखनी चाहिए। कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं को छोड़कर बाकी जीवों में लैंगिक जनन नर व मादा के संगम से होता है। जो चीज मैंने आपको लैंगिक जनन में समझाई कि क्या होगा, एक नर होगा और एक मादा, जिसमें आप देख सकते हैं कुत्ते में भी एक मेल डॉग होता है, एक फीमेल डॉग होता है, पक्षियों में भी एक फीमेल होती है, एक मेल होती है, मोर, मोरनी, नाग, नागिन, है ना, मेल फीमेल, नर मादा सब होता है ना। तो कुछ निम्न श्रेणी के, अब ये निम्न श्रेणी के वो हैं जो मैं आपको कह रही हूँ कि जिसको देख कर आप बता भी नहीं सकते कि अच्छा ये एनिमल है क्या, दिखेगा आपको पौधे जैसा, एक बॉल जैसा, लेकिन वो है एनिमल। तो उनको छोड़कर बाकी जितने भी आपको जंतु दिखेंगे, जो मैक्सिमम आपके आसपास है, जितने भी जंतु आप खुद, वो सब क्या है, नर व मादा के संगम से होगा उनमें। और कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन होगा। और बाद में भ्रूण विकसित होता है, यानी कि एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मतलब जब वो मदर के पेट में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं भ्रूण। बच्चा तो बाद में बाहर आता है, चाहे वो अंडे से आए
चाहे वो कैसे भी। लेकिन अंडा भी जब अपनी जो मुर्गी के अंदर रहेगा या बच्चा जो है वो अपनी मम्मी के पेट में जब रहेगा, तब उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? भ्रूण अवस्था। ठीक है, तो एम्ब्रियो बनाते हैं ये, निषेचन करेंगे और क्या बनाएंगे? भ्रूण। भ्रूण से भी पहले एक चीज बनती है, लिख लो चाहो तो, युग्मनज बनता है। ठीक है, और फिर भ्रूण बनता है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने ऐसे लिख दिया, याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारे दोनों किंगडम यानी कि प्लांट और एनिमेलिया यहाँ पे समाप्त होते हैं। और इसके बाद हम दोनों का फर्दर क्लासिफिकेशन यानी कि आगे भी वर्गीकरण करेंगे। प्लांट को भी हमें अलग से पढ़ना है और एनिमेलिया को भी हमें अलग से पढ़ना है। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करने पड़ेगा अगले वीडियो लेक्चर का।